हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सर क्रिक की। आप जानते हैं कि सर क्रिक जो है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और डिस्प्यूटेड बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आज हम पूरी जानकारी देखेंगे सर क्रिक की कि सर क्रिक है क्या। पहले आप स्क्रीन में ये जो मैप है आप इसे देखिए। ये जो लाल रंग की लाइन है ये है सर क्रिक लाइन, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत के हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान इस लाइन को नहीं मानता। पाकिस्तान के हिसाब से जो इसके साथ की ग्रीन कलर की लाइन है, हरे रंग की लाइन है, ये है सर क्रिक और पाकिस्तान इस पूरी टेरिटरी के ऊपर क्लेम करता है। पाकिस्तान कहता है कि ये सारी टेरिटरी पाकिस्तान को जानी चाहिए बॉम्बे रेजोल्यूशन के हिसाब से। आप साथ में देख सकते हैं कोरी क्रीक भी है गुजरात में। तो गुजरात को अलग करता है सिंध प्रोविंस से सर क्रिक लाइन, यानी कि बॉर्डर बनाता है गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच में। तो सर क्रिक को पहले हम बाणगंगा भी कहते थे। इसका जो पुराना नाम था वो बाणगंगा था, लेकिन जैसे ही अंग्रेज हमारे भारत में आए तो उन्होंने इसका नाम सर क्रिक रख दिया। सो सर क्रिक इज ए 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुअरी। अब पहले आप जानिए कि एस्चुअरी क्या होती है। आप सभी को पता है कि जितनी भी नदियां होती हैं वो कहीं ना कहीं समुद्र के साथ मिल जाती हैं। समुद्र के साथ मिलने से पहले वो एक डेल्टा क्रिएट करती हैं। ये जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं, ये सारा डेल्टा है। तो जैसे ही नदियां समुद्र में मिलती हैं तो वहाँ पे एक तरह की एस्चुअरी बन जाती है, जो कि मार्शी लैंड्स होता है। काफ़ी कई तरह के जीव जंतु, दलदली एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसे हम एस्चुअरी कहते हैं। अनइनहेबिटेड मार्शलैंड्स ऑफ द इंडस रिवर डेल्टा। तो ये इंडस रिवर का डेल्टा है सारा का सारा, क्योंकि इंडस नदी यहाँ से निकलती है। ऑन द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी सर क्रिक के बारे में। आगे चलते हैं। The creek flows into the Arabian Sea and separates the Gujarat state in India from Sindh province in Pakistan। हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था कि जो इंडस रिवर है वो अराबियन सी में जाके मिल जाती है। उसी प्रकार से गुजरात स्टेट जो है वो अलग हो जाती है सिंध प्रोविंस से सर क्रिक लाइन की वजह से। सर क्रिक डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड हर नेबर पाकिस्तान इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। तो जो सर क्रिक का डिस्प्यूट है भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत पुराना है। At the heart of the dispute is the differing interpretation of the maritime boundary line between the two neighboring countries। So भारत और पाकिस्तान की दोनों की अलग इंटरप्रिटेशन है सर क्रिक लाइन को लेके। पाकिस्तान अपना अलग से क्लेम करता है, भारत अपना अलग से क्लेम करता है। अब दोनों की अलग से इंटरप्रिटेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस द प्रोविंशियल रीजन वॉज पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। हम सभी को पता है कि गुजरात जो है और जो सिंध है वो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 को, जैसे ही भारत और पाकिस्तान बनते हैं, तो जो कच्छ वाला एरिया था वो भारत के पास चला गया और जो सिंध है वो पाकिस्तान के पास चला गया। उसके बाद पाकिस्तान ने क्लेम करना शुरू कर दिया सर क्रिक के ऊपर। पाकिस्तान क्लेम्स द होल ऑफ द क्रिक एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914। तो पाकिस्तान जो है वो बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को मानता है। उसके हिसाब से सर क्रिक की जो भी टेरिटरी है वो पाकिस्तान की है। इट वॉज साइंड बिटवीन द राव ऑफ कच्छ एंड द सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पाकिस्तान कहता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था कच्छ के जो राव थे और जो सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। तो उसके हिसाब से जो ईस्टर्न फ्लैंक है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये ईस्टर्न फ्लैंक है, तो उसी हिसाब से ये बाउंड्री लाइन है और इसके पीछे की जितनी भी टेरिटरी है वो सारी पाकिस्तान की है। उसके बाद हम अलग मैप की बात करते हैं जो कि ड्रॉ किया गया था 1925 को। इसके बेसिस पे भारत क्या क्लेम करता है। भारत कहता है कि हरे रंग की लाइन और लाल रंग की लाइन के बीच वाला जो एरिया वो है मिड चैनल और यही बाउंड्री है। तो ये मिड चैनल पिलर्स कब बने थे? 1924 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब हम बात करते हैं कि सर क्रिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपने देखा है मैप में देखा है कि ये काफ़ी दलदली एरिया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। जंगली जानवर जीव जंतु वहाँ रहते हैं। तो क्यों भारत और पाकिस्तान इस एरिया के लिए फाइट करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं? सबसे पहली बात, सर क्रिक जो लाइन है वो काफ़ी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है। और भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने भी आई थी इस एरिया में 1965 के युद्ध में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण फिशिंग ग्राउंड भी है एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग सोर्सेज इन एशिया।
दूसरा रीज़न ये है कि ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में हमें ऑयल एंड गैस रिजर्व मिल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बनाता है, क्योंकि हर देश यही चाहेगा कि हमें ऐसा एरिया मिले जहाँ पे हमें ऑयल एंड गैस के रिजर्व भी मिल जाएं। तो इसलिए दोनों देश क्लेम करते हैं सर क्रीक के ऊपर। सर क्रीक जो है वो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है, अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर्स टेंशंस चली हुई हैं। The area is also of great ecological importance, with it being home to flamingos and other species of migratory birds in the winters। तो सर्दियों में हमें कई तरह के पक्षियों की माइग्रेशन देखने को मिलती है सर क्रीक एरिया में। अब हम बात करते हैं सर क्रीक इशू रेजोल्यूशन अटेम्प्ट्स की। जैसे ही 1965 को युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय के जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था हारोल्ड विल्सन, वो इंटरवेंशन करते हैं इस मुद्दे पे और वो एक ट्रिब्यूनल बिठाते हैं भारत और पाकिस्तान के लिए ताकि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। फिर इस मुद्दे का जो रिजल्ट है, जो फैसला है, वो 1968 में आता है, जिसमें कि पाकिस्तान को 10% क्लेम मिल जाता है सर क्रीक लाइन में। 1997 की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में एक और डायलॉग होता है, कंपोजिट डायलॉग, जिसमें सबसे अहम मुद्दा होता है सर क्रीक डिस्प्यूट। फिर हम 1999 की बात करते हैं। यहाँ से क्या हुआ था कि भारत का जो फाइटर प्लेन था उसने एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तानी नेवी का था उसको उड़ा दिया था, विच वॉज फ्लाइंग ओवर द सर क्रीक एरिया, जो कि सर क्रीक एरिया के ऊपर उड़ रहा था। भारत का कहना था कि पाकिस्तान ने वॉयलेट किया है एयर स्पेस को, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई करता है, मानता नहीं है। अगर हम सर क्रीक की ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नदी का जो मुहाना होता है, जैसे ही नदी मिलने लगती है समुद्र के साथ, तो वहाँ पे एक डेल्टा क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ का जो एरिया होता है उसे हम एस्चुअरी कहते हैं, और वो जो एरिया होता है वो काफ़ी मार्शी होता है। तो मार्शी एरिया होने के कारण वहाँ पे काफ़ी जहरीले सांप, बिच्छू हमें दिखाई देते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है रुसेल्स वाइपर एंड नीचे स्कॉर्पियन। इट मेक्स द लीव्स ऑफ बॉर्डर सोल्जर्स डिफिकल्ट। तो जहाँ पे जो लोग अपनी ड्यूटी देते हैं, जो सोल्जर्स, जो सेना के लोग अपनी ड्यूटी देते हैं, उनके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इंडियन मिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ जो है वो इस एरिया को प्रोटेक्ट करती है, अपनी ड्यूटी देती है यहाँ पे। इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी, इन तीनों का योगदान है इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में। It is important to find a resolution to the long-standing issue that is acceptable to all parties। तो अभी भारत और पाकिस्तान को मिलके इसके ऊपर बैठक करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है काफ़ी भरा हुआ है रिजर्व से, और ऑयल रिजर्व हैं इसमें। सो इट वुड बी बेनिफिट टू बोथ कंट्रीज। तो इसमें दोनों कंट्रीज को, दोनों देशों को काफ़ी फायदा होगा इफ़ द इश्यूज आर रिजॉल्व बिकॉज ऑफ ऑयल रिजर्व इन दिस एरिया। तो ये थी पूरी कहानी सर क्रीक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।